उठता हूँ मैं, वॉक करने जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, सुबह 7 बजे उठ ही जाता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है यार, क्लास हो तब भी उठता हूँ, नहीं हो तब भी उठता हूँ, है ना। चलो जी, अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कहाँ पे वॉक करने जाते हैं? अच्छा, ऐसे नहीं, घर पे करता हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, ऐसे एक कमरे से दूसरे कमरे में, ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, चलो जी, तो कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में? डी अरेंजमेंट पे थे, है ना। ठीक है, डी अरेंजमेंट पे। तो आपने सवाल ही ऐसा पूछा यार, अब आप पूछ रहे हो वॉक करने कहाँ जाते हो, हैं? तो कहाँ जाएंगे बताओ, वॉक करने कहाँ जाता है आदमी? ठीक है, हाँ गार्डन में जाएंगे। फिर अब कोई पूछने की बात है, वॉक करने कहाँ जाओगे? तो फिर मैं भी तो ऐसे जवाब दूंगा यार, है? चलो जी, ठीक है, तो डी अरेंजमेंट अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। डी अरेंजमेंट में चिन्मय इतना ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो यार, बहुत कठिन सवाल पूछा है तुमने चिन्मय। मैं आज जाके डेट ऑफ वो बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के देखता हूँ मैं। है ना। चलो जी, तो डी अरेंजमेंट पे कहां तक हो गया था अपना? डी अरेंजमेंट में कहां तक हो गया था बताओ तो। चलो ठीक है, अभी अपन क्लास के बाद चलते हैं सब वर्क करने। बताओ, फॉर्मूला लिख दिया था ना, क्वेश्चन नहीं कराए थे ना अभी? क्वेश्चन नहीं कराए थे, है ना, क्वेश्चन नहीं कराया था, बड़ा सा एक फॉर्मूला लिखा था। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि मतलब केस ये था अपने पास कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और n प्लेस है उनके लिए, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स n प्लेस, ठीक। और अपने को उसको रीअरेंज बोलो या रीअरेंज बोलो, इस तरह से करना है सच दैट ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स राइट प्लेस। नो ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स राइट प्लेस बोल लो आप, ओरिजिनल प्लेस बोल लो आप, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन ने ये लिखा था कि फैक्टोरियल n 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 अप टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 बाय फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है, माइनस 1 टू द पावर n 1 बाय, ठीक है। वाह चिन्मय, खोज निकाला तूने। अबे पढ़ लो, मेरे से पूछ लेते, इतना खोज रहे हो इधर उधर, ठीक है। 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 पावर 1 फैक्टोरियल n, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्ट गोस टू इट्स राइट प्लेस और ओरिजिनल प्लेस, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके राइट प्लेस पर नहीं जाना चाहिए। राइट प्लेस बोल दो, ओरिजिनल प्लेस बोल दो, मतलब इनडायरेक्टली ना, देखो आप एक चीज समझना कि बेसिकली डी अरेंजमेंट, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको क्या देता है कि अपन ने क्या करा था कि लेट से मैंने 1 2 3 अप टू n a1 a2 a3 अप टू an, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? ये फॉर्मूला आपको देता है एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझना, मतलब A1 फर्स्ट प्लेस पर नहीं जाएगा, A2 सेकंड पे नहीं जाएगा, A3 थर्ड पे नहीं जाएगा, अप टू AN n पे नहीं जाएगा, यही देता है ना, राइट। मतलब इनडायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर ऑब्जेक्ट को एक प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बस दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट फॉर्मूला, कि हर ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्टली ये एक प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भैया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए,
ये वाला ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर नहीं जाना चाहिए। दिस इज द मीन, है ना। अब आप उसको रॉन्ग की तरह समझ लो, है ना, मतलब इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन है भी सही, ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार वो वाली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला मैं कहां कहां पे यूज कर सकता हूँ। ये मतलब ये फॉर्मूला मैं तब यूज करता हूं जब आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेस रिस्ट्रिक्टेड हो, कि हाँ भैया ये ऑब्जेक्ट इस प्लेस को छोड़कर कहीं पर भी चले जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट इस प्लेस को छोड़कर कहीं पे भी चला जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट इस प्लेस को छोड़ के कहीं पे भी चले जाए। ठीक है ना, मतलब हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्ट हो, वहां पे अपन ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है ना, जैसे अभी मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर दो क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप पे भेजे थे, वो दोनों अपन कर लेंगे। पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ठीक है, जो बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाय हाउ मेनी वेज 4 letters can be placed in 4 envelopes such that no letter goes to its right envelope। ठीक है, समझ में आ गई बात, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। 4 लेटर हैं आपके पास, लेट्स से L1, L2, L3, L4, है ना, और लेट्स से 4 एनवलप, 1 2 3 4। ठीक है, L1, L2, L3, L4 और 4 लेटर 4 एनवलप। इस लेटर का ये एनवलप है, इस लेटर का ये एनवलप है, इस लेटर का ये एनवलप है, इस लेटर का ये एनवलप। ठीक है, राइट। तो अपने को क्या बोला है, सच दैट नो लेटर गोस टू इट्स राइट एनवलप। सीधे सीधे फैक्टोरियल 4 आप लगा सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया 24, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। बोलो, क्लियर है मेथड, आ गई बात समझ में, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। और जब बहुत गलत चीज, बहुत गलत पता लगा आपको जी, कितने जीरो हटाने उसमें से ये चेक कर लेना बस, कितने जीरो हटाने हाँ, अगर लेटर और एनवलप का नंबर अलग हो तो, अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ प्रियांश, अभी मैं एक दो क्वेश्चन और अपन करते हैं, फिर आप मैं लेटर, उससे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेटर एनवलप के अलग से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे अपन बात केवल इतनी सी कर रहे हैं कि मतलब हर, मैंने इसीलिए मैंने आपको पहले वाला स्टेटमेंट बोला था कि मतलब डी अरेंजमेंट का मतलब ये है कि मैं हर ऑब्जेक्ट को एक प्लेस के लिए या एक उसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आप। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी हाउ मेनी 4-digit number can be formed, how many 4-digit number can be formed using 1
2, 3, 4, such that 1 should not be at unit place. 1 should not be at unit place. 2 should not be at tens place. 3 not at 100 place. And 4 not at 1000 place. ठीक है, राइट? 1, 2, 3, 4, राइट? 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। 1 यहां पे नहीं आना चाहिए, 2 यहां पे नहीं आना चाहिए, 3 यहां पे नहीं आना चाहिए, और 4 यहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 यहां पे नहीं आना चाहिए, 2 यहां पे नहीं आना चाहिए, 3 यहां पे नहीं आना, 1000 था, 1000, 3 यहां पे नहीं आना चाहिए और 4 यहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बताओ क्या आंसर लिखोगे? क्या आंसर लिखोगे? इज इक्वल टू 9, यही आएगा ना? 81 कैसे बोल रहे हो प्रियांश? 81 कैसे बोल रहे हो आप? 81 मेरे ख्याल से ऐसे बोल रहे होंगे मेरे ख्याल से कि अच्छा 4 यहाँ पे नहीं, 1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए 3 ऑप्शन, ऐसे बोल रहे हो। और फिर यहाँ पे नहीं आना चाहिए तो इसके लिए 3 ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बच्चे 81 भी सोच रहे हैं। तो आप उसमें ऐसे सोचो ना, देखो फिर वही बात कर रहे हो कि चलो मान लिया 1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसके लिए 3 ऑप्शन, बात मान ली मैंने, ठीक है ना? इसके लिए 2, 3 एंड 4। ठीक, अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? पहली बात तो रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना? एक तो आपने ये जो लिया है मेरे ख्याल से ये रिपीटेशन को सोच के लिया है, ये आपने रिपीटेशन को सोच के लिया। हाँ, रिपीटेशन को लेके सोचोगे तो सही है, सॉरी, यदि आपने रिपीटेशन को लेके सोचा है तो आपका आंसर फिर सही है, पर रिपीटेशन नहीं है ना यहाँ पे। एक्चुअली बात क्या है, रिपीटेशन नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? जो 81 आपने आंसर बोला वो रिपीटेशन को लेके तो सही है कि हाँ भैया यहाँ पे 2, 3, 4 आ जाए, यहाँ पे 1, 3, 4 आ जाए, ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1, 2 और 4 आ जाए, और यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाए, वो तो सही है रिपीटेशन को लेके, है ना? पर यहाँ पे एक्चुअली रिपीटेशन नहीं हो रहा है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, वो लिख लो क्वेश्चन में, मैंने यदि लिखा नहीं है हाउ मेनी, ऐसा कहीं से 1, 2, 3, 4 लिख देना, नॉन रिपीटेशन लिख लो आप क्वेश्चन में, भले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो, तब तो 9 आ जाएगा ना। वो इंडिविजुअल केस से बहुत बड़ा हो जाएगा चिन्मय, फिर वो इसीलिए तो अपन ने फॉर्मूला निकाला एक्चुअली। आप इंडिविजुअल केस निकाल के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो फॉर्मूले का यूज यही है ना कि अपन को बार बार वो इंडिविजुअल केस बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? ये समझ में आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है इसमें? बस ये वाली बात समझ लेना कि ये फॉर्मूला अपन ने क्यों लगाया है, ठीक है? क्योंकि अगेन बात क्या हुई, वापस से आप ध्यान से समझो, बात वापस से क्या हुई, बात वापस से यही हुई कि भैया 1 यहां पे नहीं आएगा, 2 यहां पे नहीं आएगा, 3 यहां पे नहीं आएगा, 4 यहां पे नहीं आएगा, ठीक है? मतलब हर ऑब्जेक्ट एक प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट यहां को छोड़ के कहीं पे भी चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्ट यहां को छोड़ के कहीं पे भी चले जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां को छोड़ के कहीं पे भी चले जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां को छोड़ के कहीं पे भी चले जाए, बस देन डायरेक्टली अपन डी अरेंजमेंट लगा सकते हैं। जीरो, फिर जीरो होता है ना अंशुल, तो फिर तो केस ही बनाना पड़ता, फिर मुझे अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेके करना पड़ता उसमें, जीरो वाले के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती, फिर हो तो जाता, मतलब वही अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके अपने को करना पड़ता फिर उसमें। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे।
हाँ इंटीजर वैल्यू देता, अभी मैं बता भी दूंगा प्रकृति उस पर भी थोड़ा सा। ये यूनिफॉर्म है, हट जाओ, ये यूनिफॉर्म है एलन की। अच्छा उस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, 2 क्वेश्चन भेजे थे, उस पे आ जाओ तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ रिपीटेशन वैसे तो नॉट अलाउड ही होता है यार। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 कार्ड एंड 6 एनवलप are numbered 1 2 3 4 5 6. Cards are to be placed in envelope so that each envelope contain exactly 1 card. No card is placed in the envelope bearing the same number, and moreover the card number 1 is always in the envelope number 2. Card number 1 is in envelope number 2. कार्ड नंबर 1 इज इन एनवेलप नंबर 2, ये फिक्स है। बाकी पूरी कंडीशन वही है कि कोई भी कार्ड उसके जो नंबर है, लेट्स से मैं बोलूं आपसे कितने, 6 है ना, ये एनवेलप है अपने पास, ये 6 एनवेलप, लेट्स से दिस इज 6 एनवेलप्स, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, ठीक, 6 एनवेलप, 6 कार्ड। तो कार्ड मान लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। कार्ड नंबर 1 इज इन एनवेलप नंबर 2, यहां पे C1 फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स, ठीक है। अब बाकी के 5 अपने को अरेंज करने हैं कि, तो C1 तो गया, C1 तो गया, ठीक है। अब 5 में लेने हैं। अब ये बताओ मुझे कि क्या मैं डायरेक्टली डी अरेंजमेंट लगा पाऊंगा क्या? बचे हुए 5 के लिए, जो 5 एनवलप बचे हुए हैं, क्या मैं उसके लिए डायरेक्टली डी अरेंजमेंट लगा पाऊंगा क्या? क्यों नहीं लगा पाऊंगा? बताओ तो क्यों नहीं लगा पाऊंगा? अभी रुक जाओ धैर्य। हाँ, क्योंकि अब की बार क्या हुआ, देखो अपन डी अरेंजमेंट तब लगाते हैं जब हर ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास रिस्ट्रिक्शन हो। C3 के लिए रिस्ट्रिक्शन है, C4 के लिए, C5 C6, लेकिन C2 के लिए तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। C2 के लिए मेरे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, E1 के लिए मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहां पे कुछ भी आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, C2 कहीं पे भी चले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आपको डीअरेंजमेंट तभी लगाना है जब आपके पास हर ऑब्जेक्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन होना कंपलसरी है, देन ओनली आई कैन यूज डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। एक तो अपन बाकायदा पूरा केस बना लें, अपन केस बना बना के करें, वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। केस बना के कर सकते हैं, चाहे मैं बता देता हूं आपको, केस बना के भी अपन एक बार मैं बता ही देता हूं कभी जरूरत पड़ जाए तो। और एक और बहुत अच्छा सिमेट्री का यूज करके भी अपन कर सकते हैं, है ना, सिमेट्री का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको तो हटा देता हूं मैं, ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और ये 5 प्लेस, करेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट 5 प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो इसमें ये आती है, सबसे पहली केस तो मेरे पास सीधा सीधा ये बनता है 1 2 3 4 5 की 1 2 3 4 5। यदि मैं C2 को यहां पे रख दूं, C2 को, ठीक है, दिस इज सॉरी 3 4 5 एंड 6, C2 को मान लो मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, करेक्ट। अब मेरे पास बचे हैं C3 C4 C5 C6। तो क्या अब मैं इन 4 के लिए इन प्लेस को देखते हुए क्या इन चारों पे डी अरेंजमेंट लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? अब तो लग जाएगा ना,
क्योंकि ये जो 4 प्लेस है वो वैसा ही केस बन गया मेरे पास, तो इस पे तो डी अरेंजमेंट लग जाएगा, फैक्टोरियल 4 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 अप टू 1 बाय फैक्टोरियल 4 दैट इज इक्वल्स टू 9, दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक, चलो जी सेकंड केस, सेकंड केस। ठीक, अब मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज 1 3 4 5 6। अब C2 को मैं यहां पे ले जाता हूं, C2 को यहां पे बचा कितना, अब क्या क्या बचा, C3 C4 C5 एंड C6। ठीक, अब इसके बाद C3 यहां पे जा सकता था, C3 यहां पे जा सकता, अब C3 के लिए कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं लगा पाऊंगा, नहीं नहीं अब 9, अब ऋतुराज अब नहीं लगा पाओगे, अब लगा सकते हैं क्या वापस से, बताओ ध्यान से सोच के, अब लगा पाओगे क्या वापस से 9, नहीं लगा पाओगे, वापस से दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अब क्या है कि C3 के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन बचा ही नहीं है ना, अब C3 के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन बचा ही नहीं है ना, केवल इन 3 के लिए बचा हुआ है। ठीक है, करेक्ट, राइट। अच्छा एक चीज और मेरे को बताओ, एक चीज और मेरे को बताओ, हाँ इसके भी अंदर केस बनाने पड़ेंगे, सही बात है मर्चेंट। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे मैंने C2 को अभी यहां पे लिया, तो जितने केस मेरे अभी बनेंगे उतने ही केस जब मैं C2 को यहां पे लूंगा, C2 को यहां पे लूंगा, C2 को यहां पे लूंगा, तो भी उतने ही केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे सिमेट्री से, आप ऐसा बोल सकते हो क्या अपन, C2 को जैसे अभी मैंने 3 नंबर पे लिया, वेरी सिमिलरली मैं यदि आपको ऐसा बोलूं कि अब C2 को मैंने से यहां पे ले लिया, तो कैन आई राइट कि हाँ भाई अब जो C3 C4 C5 C6 है उनके लिए वापस से मेरे पास सेम नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। ठीक है, बन सकते हैं ना, बिल्कुल बन सकते हैं, करेक्ट, सिमेट्री से। ठीक है ना, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, तो मैं एक काम करता हूं, बस इसके केस काउंट कर लेता हूं, इसके केस काउंट करके मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे ना, और उसमें फिर +9 कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों केस सिमेट्रिकल है, ये केस अलग चल रहा था मेरे पास। चलो अब इस पे निकाल लेता हूं मैं, इसमें निकाल लेता हूं कि इसमें क्या हो रहा है मेरे पास। ठीक है, मान लो C2 को यहां पे ले गया, अब C3 को, चलो अब मैं चारों केस एक्सप्लिसिट बना लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है ना, मैं चारों केस बिल्कुल C3 यहां 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 4 केस बनेंगे, दिस दिस दिस, है ना, बिल्कुल मैं चारों अलग अलग बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। C2 सब में यहां पे फिक्स है, C2 सब में यहां पे फिक्स है। ठीक है, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। ठीक है, कि C2 यहां पे आ गया, अब C3 के लिए, C3 के लिए, C3 के लिए या तो यहां पे आ सकता था, या यहां पे आ सकता था, या यहां पे आ सकता था, या यहां पे आ सकता था, आ सकता था C3। ठीक है, चलो जी, अगेन अब यहां पे बचा है C3 आ गया, तो अब कितने बचे हैं आपके पास, अब आपके पास C4 C5 C6 बचे हुए हैं, दिस डी अरेंजमेंट लग जाएगा क्या, यहां पे देखो तो 4 5 6 C4 C5 C6, बोलो डी अरेंजमेंट लग सकता है, बिल्कुल 3 वाले को लेके लगा दें, 3 वाले को लेके लगा दो, तो 3 वाले को लेके लगा दो तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ रहा है 3 - 1 = 2, ऐसा ही आ रहा है ना, 2 केस बनेंगे। चलो जी बड़े आगे, इसमें क्या क्या बचा, इसमें अब मेरे पास C4 C5 C6, C4 C5 C6, बोलो, ठीक है, C4 को तो कहीं पे भी लगा सकता हूं मैं, C4 को तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, C5 C6, ठीक है, तो C5 या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, ठीक है, C5 यदि यहां पर आ गया
तो C6 यहां पर ही आएगा, फिर C4 यहां पर आ गया, और या C5 यहां पर आ गया, ठीक है। तो फिर दो तरीके, C4 C6 C6 C4 C5, तीन तरीके। बोलो, दिख रहा है साफ साफ तीनों तरीके? दिख रहे हैं तीनों तरीके? आंसर निकाल के देखो ना चिन्मय, आंसर निकाल के देखो ना। अभी एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में मैंने ये करा, देखो ये समझ में आ गया, C2 यहां फिक्स था। फिर से समझो ये वाला केस, एक मिनट ये वाला केस समझ लो। एक मिनट मैसेज टाइप मत करो, एक मिनट पहले मेरा पूरा समझ लो ना यार, एक मिनट मैसेज टाइप मत करो, पहले मैं पूरा समझा दूं, उसको समझ लो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो या कोई नया मेथड है तो बाद में बताना ना, एक बार समझ तो लो पूरा, ठीक है। भाई मैंने क्या करा था कि C2, पहली बात तो ये समझ में आ गया था कि ये तीन केस बन रहे हैं, मैंने तीन नहीं ज्यादा केस, C2 को अभी यहाँ पे फिक्स कर रखा है, C2 को यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो C3 के लिए 1 2 3 4 चार केस C3 के लिए ये बना दिए मैंने, C3 के लिए, ठीक है। C3 फिक्स, C2 हो गया। अब मेरे पास तीन प्लेस और तीन ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं, तीन प्लेस और तीन ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो यहां पे मैंने सीधा डी अरेंजमेंट लगा दिया, क्योंकि यहां पे जो तीन प्लेस बचे हुए थे वो उन्हीं तीन ऑब्जेक्ट के बचे हुए थे जो ऑब्जेक्ट मेरे पास बचे हुए हैं, 4 5 6 4 5 6, तो इसमें डी अरेंजमेंट लग गया, ठीक। इसमें नहीं लग पाएगा, तो मैंने क्या बोला, लेट्स से मैंने C5 लिया, तो C5 या तो यहां पे आता या यहां पे आता, या तो यहां पे आता या यहां पे आता C5, तो C5 यहां पे आया, तो बचे हुए दो को मैंने ऐसे अरेंज करके कुल मिला के तीन तरीके मेरे पास आ गए। देख लो आराम से, फिर यहां पे देख लो, ठीक है। C4 C5 C6, फिर C4 की मैं बात करूं, ठीक है, C4 कुछ भी एक ले लो आप, C4 ले लो C5 ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। C4 की बात करूं तो मैं C4 यहां पे, C4 यहां पे, वही जगह आ सकता है, ठीक है। C4 यहां पर आ गया, C4 यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली C6 यहीं पर आएगा और C5 यहां पर आएगा, या C4 यहां पर आ गया, ठीक है। C4 यहां पर आ गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, C5 C6 कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, C5 C6 या C6 C5। वेरी सिमेट्रिकली तीन केसेस यहां पे भी बनने वाले हैं। ऐसे कैसे तीन केस यहां पे बने, वो सिमेट्री से भी दिख रहे थे, और दो केस ये बन गए थे मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं टोटल आंसर बताऊं, अब मैं टोटल आंसर बता दूं आपको, 3 3 6 3 9 2 11, 11 केस इसके थे, ठीक, 11 केस इसके थे, मल्टीप्लाइड बाय 4 करना था, प्लस 9 करना था, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 53 53, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, देखो मैंने क्या क्या केस बनाए हैं, फिर से समझ लो जिसको भी कंफ्यूजन हो। मैं एक मेथड और बता दूं, उसके बाद आप बात करना, ठीक है। एक मेथड मैं और बताऊंगा पहले, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। ये यहां पे चला गया था, इसको हटा दिया था मैंने, ये 5 ऑब्जेक्ट बचे थे और 5 प्लेस बचे थे, C2 C3 C4 C5 C6, ये 5 ऑब्जेक्ट बचे थे, और E1 E3 E4 E5 E6। तो मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, C2 को, क्यों, क्योंकि C2 के लिए मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मुझे C2 के लिए 5 पॉसिबिलिटी समझ में आई कि C2 या तो फर्स्ट प्लेस पर जाता, या सेकंड पर जाता, या थर्ड पे जाता, या फोर्थ पे जाता, या फिफ्थ पे जाता, ठीक। उसमें मैंने ये बोला कि यदि C2 आपके फर्स्ट प्लेस पर चला गया, बस एक चीज ध्यान रखना, मैं एक जगह फॉर्मूला लगाता हूं कि जब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग यदि प्लेसेस बचते हैं, जो ऑब्जेक्ट बच रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग प्लेसेस बचते हैं, तो सीधा आप डी अरेंजमेंट लगा सकते हो। तो फर्स्ट केस में यही हुआ, फर्स्ट केस में कि जो चार ऑब्जेक्ट मेरे पास बचे थे, C3 C4 C5 C6, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग चार प्लेसेस मेरे पास बचे थे, तो इसलिए मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया इस वाले केस में, उसके अलावा किसी में भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाया।
फिर दूसरी बात मैंने ये बोला कि जब C2 यहां पे जाएगा तो जितने केस इसमें बनेंगे उतने ही केस C2 जब यहां पे जाएगा तो बनेंगे, उतने ही केस C2 जब यहां पे जाएगा तो बनेंगे, और उतने ही केस जब C2 यहां पे जाएगा तो बनेंगे। तो मैंने बस ये निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। ये मैंने कैसे निकाला? अगेन इसके लिए मैंने 4 केस बनाए, फिर मैंने C3 को पकड़ा, C3 यहां पे, C3 यहां पे, C3 यहां पे, C3 यहां पे, और इनफैक्ट ये चारों केस भी सिमेट्रिकली है, मतलब पहले को छोड़ के ये तीनों केस भी सिमेट्रिकली है। बाकी तो फिर अब 3 ऑब्जेक्ट थे वो तो मैंने निकाल ही लिए, ऐसे बना बना के निकाल लिए मैंने अपने पास, ऐसा। ठीक है, एक में अभी सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड बहुत इजी है, सेकंड मेथड मतलब बहुत इजी है, ठीक है ना। और एक बच्चे ने बताया मेरे को, अच्छी बात यह है कि वो एक बच्चे ने बताया मेरे को। मतलब क्लिक कर सकता था, है सिमेट्रिकली, मतलब क्लिक भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो है बहुत। कॉमन मेथड है, मतलब कोई बहुत स्पेसिफिक भी नहीं, पर अच्छा सोचा था जी। केस 2 में, हाँ केस 2 का आप क्या बोल रहे हो श्रेय जैन, एक बार केस 2 में कार्ड 2 को बस इवन में मत डालो, कार्ड 2 को इवन में मत डालो तो ऑल 5 कार्ड्स के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी और डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। एक मिनट समझता हूं मैं, केस 2 में कार्ड 2 को इवन में मत डालो, ठीक है चलो ठीक है, इवन में नहीं डालते हैं, तो बाकी के लिए रिस्ट्रिक्शन, ऑल 5 कार्ड्स के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी और डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ पर फिर श्रेय वाला केस कैसे काउंट होगा जब C2 जो है 1 पे जा रहा होगा? C2 जो है वो 1 पे जा रहा होगा, वाला केस कैसे? केस 1 में हो गया ना, पर वो भाई आप तो ये बोल रहे हो कि 5 के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, ऐसा बोल रहे हो ना आप तो ये बोल रहे हो कि 5 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात, कुछ दो दो टाइप के केस बना लें अपन, हाँ वो 2 टाइप के केस बना के उनको ऐड कर लें, ऐसा आप बोल रहे हो? नहीं पर उसमें उसमें वाला केस माइनस भी तो करना पड़ेगा ना श्रेय। C2 जब फर्स्ट पे जाए, अच्छा हाँ उसको ऐड कर लें अपन, अच्छा हाँ 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 हाँ, अब मैं समझ गया आपकी बात, एक वो भी अच्छा पॉइंट है कि भाई आप इन 5 के लिए लगा दो, अब इस 5 में बस एक ही केस अपना आया होगा कि जब C2 अपन 1 पे भी ले सकते हैं, तो C2 1 पे लेने वाला अपन ऐड कर देते हैं, ये वाला आप बोल रहे हो ना, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो ना कि 5 पे लगा दो और C2 जब 1 पे आ रहा उसको ऐड कर लेते हैं, है ना। चलो एक बार मैं वो भी ऑप्शन ट्राई कर लेता हूं, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। ठीक है चलो लिख लिया क्या, बढ़े आगे। पॉइंट तो सही लग रहा है मुझे, आ तो जाना चाहिए आपका। आंसर चेक करा क्या श्रेय, उसका आंसर चेक करा क्या एक बार? आंसर चेक करो ना एक बार, सही आ रहा है, वेरी गुड, चलो अच्छा है। हाँ चलो, तो वो हाँ एक मेथड, अब तो 3 मेथड होगा, मतलब श्रेय वाला मेथड भी अच्छा है वैसे। चलो पहले श्रेय वाला मेथड ही अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसने ये बोला है, श्रेय ने ये बोला है 3 4 5, है ना। तो वो तो चला ही गया, अब मेरे पास क्या क्या बचा, ये था 1 3 4 5 6, C1 C3 C4 C5 C6, ठीक है। तो पहले तो ये बोल रहा है कि पांचों के लिए अपन डीअरेंजमेंट लगा देते हैं, है ना। पहले तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि पांचों के लिए अपन, ये C2 है, सॉरी ये C2 है ना, पांचों के लिए डी अरेंजमेंट लगा देते हैं ना। तो पांचों के लिए यदि मैंने डी अरेंजमेंट लगाया तो ऐसा हुआ, तो 120/2, 120/6, 120/24 और 120/120, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 60, 6 दूनी 12, 24 पंजे 120 -1,
तो 45 माइनस 1 44। अच्छा वो चारों केस उसमें आ गए। हाँ बहुत सही है, सही है ये। तो ये 44 केस ये आ गए, वो 44 एक तरह से ये वाले केस आ गए, सही बात बोल रहे हो आप। ये जो अपन ने सारे निकाले थे ना, ये 44 वाले केस आ गए अपने सारे। अब इसमें बस एक ये 9 वाला ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि अपन ने जो केस निकाला, देखो ये अपन ने क्या निकाला, ये अपन ने कौन सा केस निकाला, जब C2 1 पे नहीं जा रहा होगा, ठीक है, C3 3 पे नहीं जा रहा होगा, C4 4 पे नहीं जा रहा होगा, C5 5 पे नहीं जा रहा होगा, और C6 6 पे नहीं जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? ये तो कौन से केस निकले होंगे, जब मैंने पांचों के लिए डीअरेंजमेंट लगाया, मतलब इस केस में मैंने C2 को 1 पे नहीं माना, तो अब मैं सीधे सीधे एक काम कर लेता हूं कि C2 को, भाई C2 तो 1 पे भी जा सकता था, C2 जो है वो 1 पे भी जा सकता था, तो C2 को मैं 1 पे फिक्स भी कर देता हूं। अब ये वाले केस भी काउंट होंगे। तो ये वाले केस कितने आए थे मेरे पास, 3 4 5 6। ये वाले केस कितने आए थे, 9 आए थे। तो 44 प्लस 9 53। ये बात भी सही है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं? फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने क्या सोचा, मतलब श्रेय ने क्या सोचा, श्रेय कि ये 5 के लिए मैं इस पे डी अरेंजमेंट लगा देता हूं। तो जब आप इन 5 के लिए इस पे डी अरेंजमेंट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये यहां पे नहीं आएगा, 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 ये यहां पे नहीं आएगा। सारे केस अपने को चाहिए, किसी केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस इसमें वो वाले केस नहीं आए, इसमें वो वाले केस नहीं आए जब C2 को मैं 1 पे भी ले सकता था और बाकी ये चारों गलत पे चले जाते। तो मैंने C2 को 1 पे लेके इन चारों को गलत पे भेज दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, सही, राइट, गुड मेथड, अच्छा मेथड है ना। अच्छा अब एक और जो मेथड है वो बताता हूं मैं, एक मेथड और, वो इससे भी इजी समझो, बल्कि वो इससे भी इजी, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, बोलो कृति, कौन सा केस नहीं समझ में आया? मतलब ये वाले जो केस है ना, भाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि C2 को फर्स्ट पे नहीं जाना है, ठीक है, C3 को 3 पे नहीं जाना है, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा यार। देखो C5 को 5 पे नहीं जाना है, C6 को 6 पे नहीं जाना है, बोलो। तो सीधा सीधा मैं ऐसा बोलूं कि जब C2 को फर्स्ट पे नहीं जाना है, तो C2 को जब फर्स्ट पे नहीं जाना है तो C2 कहां कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें वो सारे केस आ गए जब C2 यहां पे जा रहा है, 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 बाकी तो गलत पे जा ही रहे हैं, बाकी तो गलत पे जा ही रहे हैं। बात समझो ना, बात समझो ना। ये आंसर मेरा कब आता, ये आंसर मेरा कब आता, हाँ वही समझो धैर्य। आप बताओ ये आंसर कब आता, अरे एक मिनट, ये आंसर कब आता पहले ये बताओ। ये आंसर मेरा तब आता जब पांचों के पांचों गलत पे जा रहे हो। तो C2 को 1 पे क्यों नहीं जाना है, वो तो जा सकता है ना, इसीलिए तो ये वाला केस ऐड करा है। कृति, कृति, कृति है ना, क्री दिख रहा है क्योंकि मेरे को पूरा नाम नहीं दिख रहा है, क्री, क्रिश है कि कृति है पता नहीं, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, क्री दिख रहा है मेरे को बस। आपने जो लिखा है, जो भी किसी क्री ने जो लिखा है, C2 को 1 पे क्यों नहीं जाना है, जाना है, इसीलिए तो ये 9 केस ऐड करे हैं मैंने। ये केस तो तब होते, 44 मेरा आंसर तब आता जब C2 1 पे भी नहीं जा रहा होता, बाकी जगह वाला केस तो काउंट हो ही गया। पर इस 44 केस में, इस 44 केस में ये वाला केस सी जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल कि C2 1 पे क्यों नहीं जा सकता, वो तो एग्जैक्टली तो वो वाला केस इसमें नहीं आया, वो वाला केस इसमें नहीं आया है, इसीलिए ये अलग से 9 लेके ऐड करा है, ठीक है। बोलो आई समझ में क्रिश? हाँ ठीक है ना, इसीलिए तो 9 लेके भाई, यदि C2 1 पे नहीं जा रहा होता तो मेरा आंसर 44 ही आ गया होता। बढ़े आगे।
अच्छा मॉड्यूल में है क्या ऑलरेडी? अरे यार मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कैसे? मॉड्यूल में तो यार मेरे ख्याल से ऐसा वाला तो नहीं है यार, है क्या ऐसा? मेरे ख्याल से तो नहीं है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में। मेरे को भेजना, मेरे क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से है नहीं, मतलब क्वेश्चन है पर ये सॉल्यूशन तो नहीं है। चलो नेक्स्ट एक मेथड और बताता हूं मैं, एक मेथड और बताता हूं, वो भी बड़ा अच्छा मेथड है, मतलब इसका भी एक तरह से एक स्टेप और ज्यादा सोचिस कि जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनने क्या बोला कि 1 वाला तो गया 2 नंबर पे, ऐसा ही बोला। अब बचे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 6, और ये बचा 1 3 4 5 6, है ना। 1 वाला गया 2 पे, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यदि मैं इन 6 को लेके पूरा डी अरेंजमेंट लगाता, समझना, यदि मैं इन पूरे के पूरे 6 को लेके डी अरेंजमेंट लगाता तो मेरा आंसर क्या आता? 6 को लेके यदि मैं पूरा डी अरेंजमेंट लगाता तो मेरा आंसर क्या आता? फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 है ना, 8×72, हाँ 720, तो ये कैंसिल हो गया। 720/2, 720/6, 720/24, 720/120 प्लस 1, है ना, 1 1 1, ठीक है। कितना हो गया? 360 माइनस 120, है ना, 24 48 पे, ठीक है। 240 प्लस 31, 31 माइनस 6 इज 25, ठीक है, 265। अच्छा अब आंसर बताना, मैं आपको आंसर बताता हूं, आप लॉजिक सोचना कि ये कैसे आया होगा। अपना जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 260/5। अब आप लॉजिक सोचो कैसे आया होगा। और मतलब वो लॉजिकल भी है, मतलब वो लॉजिकल भी है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि आंसर लाने के लिए अपन ने डिवाइड बाय 5 कर दिया, मतलब वो लॉजिकल है कि हाँ भाई डिवाइड बाय 5 करा होगा तो ये आना चाहिए। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना सुशांत, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का लॉजिक कुछ कुछ थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे, है ना। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या हुआ देखो, हाँ होता क्या है कि भाई देखो, आप सिमेट्री, मतलब मेन एक स्टेटमेंट में बोलना एक वर्ड तो सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री कैसे? आप यूं समझो कि अपन ने क्या बोला था कि वन जो है राइट प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, मतलब वन जो है वो वन पे नहीं जाना चाहिए, ये बोला था ना आपने कि वन जो है वन पे नहीं जाना चाहिए, ये बोला था कि नहीं? वन जो है वन पे नहीं जाना चाहिए था, ये बोला था ना आपने, वन वन पे नहीं जाना चाहिए। तो वन वन पे नहीं जाना चाहिए तो वन या तो 2 पे जाता, या वन 3 पे जाता, या वन 4 पे जाता, या वन 5 पे जाता, या वन 6 पे जाता। बोलो मानते हो? ठीक है कि वन के लिए
1 के लिए 5 पॉसिबिलिटी थी, मानते हो? अब आप बस एक चीज समझो कि भैया 1 के लिए मैं 2 पे लेके जाऊं, या 1 को मैं 3 पे लेके जाऊं, या 1 को 4 पे लेके जाऊं, या 1 को 5 पे लेके जाऊं, या 1 को 6 पे लेके जाऊं, सारे केस सेम ही तो बनेंगे। सारे केस सेम पे तो बनेंगे। 1 को मैं 2 पे लेके जितने केस बना सकता हूं, उतने ही केस मैं 1 को 3 पे ले जाके बनाऊंगा। उतने ही केस में 1, क्योंकि अलग अलग थोड़ी ना। आप बोले नहीं सर 1 को जब 2 पे ले जाएंगे तो ज्यादा बनेंगे। क्यों बनेंगे भैया ज्यादा? बाकी पांचों के लिए तो नंबरिंग सेम रही ना मेरी। बाकी पांचों की नंबरिंग तो सेम रही। आप बोलो क्योंकि इसको 2 पे ले गए तो 2 को कहीं पे भी ले जा सकते, ले जाओ, ठीक है। अभी आप 2 को कहीं पे भी ले जा सकते हो, पर जब मैं 1 को 3 पे रख दूंगा तो फिर आप 3 के लो, 3 को कहीं पे भी ले जा सकते हो। जो आप अभी 2 के लिए बोल रहे हो वो उस समय 3 के लिए बोलना। जब 1 को मैं 4 पे ले जाऊंगा तो फिर उस समय वो बात 4 के लिए बोलना। तो कुल मिला के सीधा सीधा मुझे एक चीज समझ में आ गई सिमेट्री से, कि भैया 1 को जब आपने 2 पे रखा होगा ना, तो जितने नंबर्स बने होंगे विद दिस कंडीशन, सेम नंबर्स जब आपने 1 को 3 पे रखा होगा, सेम नंबर्स दिस सेम दिस सेम दिस। तो आपको जो टोटल आपका डी अरेंजमेंट है उसका 1/5 आंसर चाहिए, सीधा सीधा आपको उसका 1/5 आंसर चाहिए। बोलो बच्चों, आया कि नहीं? रीजन समझ में कि हाँ भाई डिवाइड बाय 5 करने से अपना मैच क्यों कर गया है आंसर? भाई सीधे सीधे अपने को जो केस चाहिए था उसका 1/5 अपने को चाहिए था। सिमेट्री है, मतलब सीधा सीधा सिमेट्री। बेसिकली 5 टाइम्स था, उसको आपको 1/5 चाहिए था, ऐसा। ठीक है, चलो क्या नहीं समझ में आया भैया? अट जाओ। 5 टाइम्स कैसे आया? अरे ये लिखा हुआ 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी? 5। ठीक है, अरे एक सिंपल सी चीज सोचो ना। अरे एक सिंपल सी चीज सोच लो। जब आप टोटल डी अरेंजमेंट लगाते, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 के लिए यदि आप टोटल डी अरेंजमेंट लगाते, मैं तो एक सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, यदि आप टोटल डी अरेंजमेंट लगाते, ठीक है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये इवनिंग वाले बैच में ही किसी बच्चे ने भेजा था मेरे को कि सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या। मैं तो आपसे सीधे सीधे यदि अपन टोटल डी अरेंजमेंट लगाते, ठीक है, कि तो आप या तो 1 यहां पे रखते, या तो 1 यहां पे रखते, या तो 1 यहां पे रखते, या 1 यहां पे रखते, या 1 यहां पे रखते, यही करते ना आप, यही करते आप। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं कि भैया जितने केस इसमें बनेंगे उतने ही केस इसमें बनेंगे, उतने ही केस इसमें बनेंगे, उतने ही केस उसमें बनेंगे, उतने ही केस इसमें बनेंगे। तो इसलिए मैंने टोटल का 1, उसने बोला कि नहीं बस आपको ऐसा चाहिए, तो अपन ने टोटल का 1/5 कर दिया उसको। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? बोलो तो, क्लियर है? चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है अभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है अभी। हाँ बस इसके बाद एसओटी चालू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एसओटी चालू करना है मुझे। नहीं 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 अर्जव नहीं, अच्छी नहीं है, मत करो यार वो। अर्जव अच्छी नहीं है वो सब्जेक्टिव के लिए अच्छी होती थी। जो 2 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। जो 2 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है अभी। करो तो। वो पहले रहती थी अर्जव, वो पहले रहती थी जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, ठीक है। वो पहले सब्जेक्टिव वाली में चलती थी, पर अब वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं उसमें। एदास गुप्ता में, एदास गुप्ता में। प्रीवियस ईयर्स की किसी की भी ले लो यार, सब सेम ही रहती है, दिशा वाली ले लो।
अरियंत में मिस्टेक बहुत रहती है, दिशा वाली ले लो। अरियंत भी ठीक है, ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करो, चलो बुक का बाद में पूछना, पहले क्वेश्चन करो तो। कोई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कुशाल, हाउ बढ़िया है, कोई सी भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज ही मिलेंगे जनरली, प्रीवियस ईयर वाले में ना वो चैप्टर वाइज ही रहता है। अरिहंत में मुझे याद है प्रीवियस चैप्टर वाइज हैं, और एक दिशा पब्लिकेशन में चैप्टर वाइज है। हाँ चैप्टर वाइज ही, टॉपिक वाइज भी है। नहीं प्रियांश, हाँ कौशल राज का सही है आंसर। एटलीस्ट टू ऑफ देम, मतलब इसमें भी ना पता लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, और इसका एक सॉल्यूशन आपको मॉड्यूल में भी दे रखा है, पर मैं उससे नहीं करा रहा हूं, मैं दूसरा वाला सॉल्यूशन से करा रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, आपको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है, पर उसमें बड़ा सा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। हाँ आंसर 119 है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे इसने क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है कि एटलीस्ट टू ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलप, कम से कम दो लेटर जो है वो रॉन्ग एनवेलप में जाए, कम से कम दो लेटर, है ना, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक लेटर भी रॉन्ग में चला जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि केवल एक ही लेटर रॉन्ग एनवलप में जाए और बाकी चारों करेक्ट में चले जाए? शाश्वत बोल रहा है पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है शाश्वत? शाश्वत कैसे पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक यदि रॉन्ग में चला जाए, ठीक है, तो भैया फिर दूसरा उस वो जिस भी एनवलप में जाएगा, तो वो तो दूसरा वाला भी गलत में तो भेजना ही पड़ेगा ना आपको, चॉइस ही नहीं बजी। तो कम से कम दो तो रॉन्ग में जा नहीं जाए, मतलब कम से कम एक तो जा ही नहीं सकता कभी भी, है ना, एक तो रॉन्ग में जाएगा ही नहीं। तो या तो कम से कम दो रॉन्ग में जाए, या कम से कम तीन रॉन्ग में जाए, या कम से कम चार रॉन्ग में जाए, या कम से कम पांच रॉन्ग में जाए, है ना। इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो तो इनडायरेक्टली आपसे वो ये पूछ रहा है, मैं ऐसा बोलूं क्या, इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि नो लेटर, मतलब इनडायरेक्टली, सॉरी, इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि सारे लेटर राइट एनवलप में नहीं जाएं, ऐसा वो बोल रहा है। बोलो, ऐसा ही बोलना चाह रहा है क्या? सारे लेटर राइट एनवलप में नहीं जाए, क्योंकि यदि सारे लेटर राइट में नहीं गए तो इसका मतलब कम से कम दो तो गलत में जा ही रहे होंगे। बोलो, ध्यान से देख लो दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देख लो। वो बोल रहा है कम से कम दो गलत में चले जाएं, एक गलत में जा नहीं सकता, है ना, एक गलत में जा नहीं सकता।
तो 2 गलत में चले जाएं, 3 गलत में चले जाएं, 4 गलत में चले जाएं, तो मतलब सीधे सीधे बोलो ना कि सारे राइट में नहीं जाएं, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, सारे राइट में नहीं जाएं। तो अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ कि सारे राइट में जाने के कितने तरीके हैं? सारे राइट में जाने के कितने तरीके हैं? अरे भाई एक ही तरीका है सारे राइट में जाने के, तो टोटल अरेंजमेंट माइनस सारे राइट में चले जाएं। ठीक है, ओके हट जाओ। है ना, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहे हो आप, क्वेश्चन मतलब कैसा था और उसकी लैंग्वेज कैसी थी और उसका सॉल्यूशन कैसा था, है ना। हाँ, नहीं समझ में आया रौनक? अरे क्या- ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठंडे दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा ये, है ना, बहुत ठंडे दिमाग से, आराम से ठंडे दिमाग से दोनों स्टेटमेंट पढ़ना आप। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझ में आने की बात है बस। ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आने की बात है। आप मुझे बस एक चीज बता दो, उसने क्या पूछा है। आप बस ये समझो कि उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है ये समझना आप। उसने पूछा था कि कम से कम उसने क्या पूछा था कि कम से कम एक लेटर गलत में जाए। आप बोलो नहीं सर उसने तो 2 का पूछा था, कोई बात नहीं, अरे एक गलत में जा भी नहीं रहा, 2 वाला ही आएंगे, 2 से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये पूछा था उसने। ठीक है, अर्थात सारे लेटर सही में ना जाए। बोलो, बोलो। हाँ भेज देना अंशुल। ठीक है, बस। तो टोटल माइनस सारे लेटर सही में जाएं। टोटल फैक्टोरियल 5, सारे लेटर सही में जाने का एक ही तरीका होता है। आ गई बात समझ में? 2 लेटर हो, हाँ वो तो करा ही है, और ऐड कर दे वैष्णवी। वैष्णवी वो मॉड्यूल, इसका एक सॉल्यूशन आपको मॉड्यूल में मिलेगा, उसने वही करा है। वैष्णवी जो आप बोल रहे हो ना, मतलब एक रॉन्ग पे चले जाए, 2 रॉन्ग पे चले जाए, 3 रॉन्ग पे चले जाए, वो मॉड्यूल में वही करा हुआ है, वो ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना, पर वो अननेसेसरी बड़ा है। ठीक है, चलो जी। वो मैं देखता हूँ क्रिश, वो मेरे को रिकॉर्डिंग का मेरे को नहीं पता। चलो बढ़े आगे, ठीक है यहाँ तक। चलो जी, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूँ, कभी ऐसा क्वेश्चन वोश्चन आ जाए कि जैसे पीएनसी में क्या होता है, एक पॉइंट मैंने शायद पहले ही बताया था। ठीक है, पीएनसी में एक पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि ये ध्यान रखना कि देखो पीएनसी में अपन ने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, हर फॉर्मूले की जो वैल्यू आती है दैट इज एन इंटीजर वैल्यू। पीएनसी के हर फॉर्मूले की जो वैल्यू है, पीएनसी के हर फॉर्मूले की वैल्यू, हर फॉर्मूले की जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू देगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। क्यों? क्यों मतलब अभी जैसे आप डी अरेंजमेंट का देखो, इतना बड़ा सा फॉर्मूला, प्लस माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन सब कुछ है उसमें, है ना। डी अरेंजमेंट को देखो आप, प्लस माइनस सब कुछ है, राइट। पर इतना तो कंफर्म है ना, आप इस फॉर्मूले को देख के तो बता सकते हो ना कि इसकी वैल्यू भी आएगी तो इंटीजर वैल्यू ही, है ना। ये तो बता ही सकते हो ना कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो इंटीजर वैल्यू ही आएगी ना। आएगी कि नहीं आएगी बोलो? ठीक है ना। तो पीएनसी में जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो इंटीजर वैल्यू देते हैं। तो कभी जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको देख के बता रहा हूं मैं एक्चुअली,
कि आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो इंटीजर है या नहीं, तो आप इतना सा जस्टिफाई कर दो, आप इतना सा जस्टिफाई कर दो कि भाई ये जो नंबर आपने लिखा है ना, ये पीएनसी के इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, तो वो इंटीजर हो गया, तो वो इंटीजर हो गया। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 10 टू द पावर 10। रुक जाओ ध्रुव, रुक जाओ अभी। फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 10 की पावर 10 है ना। अब डायरेक्ट सॉल्व करके तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं समझ में आएगा ये इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन मुझे इस फॉर्मूले से एक चीज समझ में आ रही है कि ये फॉर्मूला मुझे कुछ अरेंजमेंट्स को बता रहा है, कि ये जो फॉर्मूला है इट इज इंडिकेटिंग सम अरेंजमेंट। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यदि अरेंजमेंट बता रहा है मतलब श्योरली इट शुड बी एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल किसको बता रहा है बताऊं, ये मैं यूं समझो आप कि इट इज लाइक ऐसा 10 टाइम्स, 100 ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग, करेक्ट, ग्रुपिंग वाला भी ले सकते हो आप, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हो, दोनों चीजों से हो जाएगा, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। कि आपके पास 100 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें 10 आइडेंटिकल एक टाइप के, 10 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, 10 आइडेंटिकल तीसरे टाइप के, ऐसे करते करते 10 आइडेंटिकल 10वें टाइप के को यदि आप अरेंज करते तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज विल बी लाइक दैट। बोलो होता कि नहीं? यदि आप इसको अरेंज करते, ठीक है, तो ऐसा ही होता ना? नहीं, कि 100 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 10 आइडेंटिकल, 10 आइडेंटिकल, 10 आइडेंटिकल हैं, फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10। तो दैट्स व्हाई विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन डायरेक्टली शो या डायरेक्टली से कि डेफिनेटली दिस वैल्यू कम्स टू बी एन इंटीजर वैल्यू और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बात आ गई समझ में? राइट। तो बस बहुत सी बार एक आध बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो कभी ऐसी चीज हो तो उसमें आप कर सकते हैं ऐसा वाला, है ना। बड़े आगे, पीएनसी के नोट्स, या नोट्स बनाना, सही बात है, पीएनसी के नोट्स बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बड़ी अलग अलग टाइप की चीजें हैं बड़े, है ना। तो वही आप जैसे बनाते वैसे ही बनाओ ना, उसमें क्या अलग से क्या करना है आपको। तो आप तो बस जो जो अपनी हेडिंग्स हैं उस हेडिंग्स में आप अपने की कंसेप्ट लिखते जाना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में अपन ने ये करा था, ऐसे क्वेश्चंस में अपन ने ये करा था, ऐसे क्वेश्चंस में अपन ने ये करा था। एक ब्रीफ नोट आप लिखते जाना, थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी उसमें, है ना, थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी उसमें। हाँ, उसमें थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आप समझो कि भैया ये फैक्टोरियल, या ये अपन, मतलब जैसे आप ये समझना कि जैसे मान लो अभी फैक्टोरियल है, तो ये डिवाइड मैंने अपन अपन ने दो जगह डिवाइड करा है, 2-3 जगह अपन डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुपिंग में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक उसमें भी अपन डिवाइड करते थे, याद हो तो, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आना चाहिए, वहां पे भी अपन आइडेंटिकल मान के उसको डिवाइड कर लेते थे। तो ऐसे सारे अपन उसको इंक्लूड करते जाना, है ना। हाँ, चलो जी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा, और ओनली इन एडवांस। अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक है ना, ये केवल एडवांस में ही है, मेंस में नहीं है। हालांकि ठीक है यार, जैसे अभी शुरू में जो अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, इसमें शुरू में जो फॉर्मूले पढ़ते हैं बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, कहीं पर भी यूज होते रहते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, मैथ्स में कर चुके हो, कोसाइन रूल यूज कर चुके हो, साइन रूल, ये सब मेरे ख्याल से आप यूज भी कर चुके हो,
ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं नोटेशन बता देता हूं कि स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, डेल्टा, R1, R2, R3 एंड S। ठीक, ये पूरे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में स्टैंडर्ड नोटेशंस है। पूरे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन मतलब दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, these are the angles of the triangle, these are the angles of the triangle। ठीक, in radius, circumradius, ठीक, area, x radius, semi perimeter। सेमी पेरीमीटर। नहीं, ये NM6 में नहीं आएगा, ये पहले ही किसी मॉड्यूल में आ गया होगा। धैर्य, NM3 या 4 में देखना। अब मेरे पास तो 5 वाले में है, 4 में है ना? हाँ, 4 में है ये, NM4 में है ये, दिस इज NM4, NM4 में है ये, NM2 में है। मीटर चालू है, लेकिन ऋतुराज बत्ती गुल हो गई, मर मीटर चालू है। चलो ठीक है, तो दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है ना? हाँ, ट्राइंगल है, पर यहां पे अपन एरिया से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स हो गया, यहाँ पे एंगल्स, ये एंगल से रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी ये भी फिक्स है, जैसे उसमें भी ये भी आपके पास फिक्स है कि लेट्स से अपन ट्राइंगल ए बी सी है अपने पास, तो एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल है, एंगल बी की ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी, और इसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट, इसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल है, इसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी, इसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि इन रेडियस मतलब इसके अंदर जो सर्कल बनता है उसका रेडियस, सर्कम रेडियस, इसके बाहर जो सर्कल बनता है उसका रेडियस है। ठीक है, एक्स रेडियस, दो साइड्स को अपन प्रोड्यूस कर दें, है ना? ये तो सब पता होगा। ठीक है, ये तो सब पता होगा ना, स्मॉल आर, कैपिटल आर। चलो ठीक है, तो अब फॉर्मूले पे अपन आते हैं। लिख लिया क्या सबने? फॉर्मूले पे पढ़े? साइन रूल, लेट्स से ट्राइंगल एबीसी, this is O, D, this is capital R। ये पूरा एंगल 2A होगा, ये तो सबको पता होगा। ये जो है, ठीक है, ये वाला एंगल 2A होगा, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि ये साइड इक्वल है, परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट पे जाएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो इसलिए ये वाला एंगल ए हो गया मेरे पास। ये वाली साइड A/2 बोल सकते हैं,
तो साइन ए इज इक्वल टू a/2 अपॉन r, a/2. So 2r is equals to a by sine a. 2r is equals to a by sine a. ठीक है, तो 2r is equals to a by sine a आ गया. बिल्कुल सिमिलरली यदि मैं इधर से लेता तो b बाय साइन b आ जाता, इधर से लेता तो c बाय साइन c आ जाता. तो प्रॉपर्टी मेरे पास ये आती है, साइन रूल, a बाय साइन a is equals to b by sin b is equals to c by sin c is equals to 2r. This is sine rule. हाँ, फिजिक्स में पढ़ाया होगा वो. हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा पढ़ लो, नुकसान नहीं करेगा. हाँ हाँ हाँ, काय का काय का रिप्लाई चाहिए तुम्हें, हट जाओ. फिजिक्स में उल्टा लिखाया था. अब मैं इसका रिप्लाई क्या करूंगा यार, अब मैंने पढ़ लिया यार. अब इसका रिप्लाई क्या करूं, मतलब हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया है, बस बढ़िया है, ठीक है. कुछ भी मतलब, हर चीज का रिप्लाई कैसे करूंगा यार अब. कोसाइन रूल, कोसाइन रूल वो हरीश सर ने पढ़ाया था, तो कि रिप्लाई करो, उसका रिप्लाई नहीं करा. मैंने कहा अब पढ़ाया था, मैंने देख लिया यार, तो वो बोला था मैंने, हाँ बढ़िया है. कोसाइन रूल ये है, कोसाइन रूल ये है, ट्राइंगल ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया डी, ठीक है. ये साइड बी हो गई, ये साइड सी हो गई अपने पास, ठीक. कोसाइन रूल वैसे तो आप यूज कर ही चुके हो, ठीक है. कोसाइन रूल वैसे तो आप यूज कर चुके हो. उसका प्रूफ एक बार अपन कर लेते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी में मैं पाइथागोरस लगाता हूं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकता है. ए बी डी में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. बी डी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर. बोलो कोई दिक्कत बी डी को बी सी माइनस सी डी लिखने में? चलो, तो सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, बीसी माइनस सी डी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ट्राइंगल ए डी सी में ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को अपन बी स्क्वायर लिख सकते हैं. ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2 BC मतलब ए हो गया, BC मतलब ए हो गया, है ना. CD, CD, CD को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यदि ये एंगल C है और ये B है, तो ये B cos C ऐसा लिख सकते हैं.
ये साइड बी है, ये एंगल सी है, तो इसको अपन बी कॉस सी लिख सकते हैं ना। तो ये बी कॉस सी हो गया। बस तो आपके पास इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कॉस सी इज इक्व टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस सी इज इक्व टू, ठीक है। और कॉस सी आ जाएगा तो इससे अपन कॉस ए कॉस बी भी निकाल सकते हैं। कॉस ए आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और कॉस बी इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। मतलब जिस भी एंगल का आप कॉस थीटा ले रहे हैं, जिस भी एंगल का आप कॉस थीटा ले रहे हैं, उसका उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस में आएगा। बाकी ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस, बस ये माइनस में आएगा अपने पास, ठीक है। हाँ, एक तरह से वो कंपोनेंट अपन ने ले लिया है। हाँ हाँ, अस्तित्व। इस फॉर्मूले का एक यूज और है, ठीक है। इस फॉर्मूले का एक यूज और है, साइन रूल। हाँ, आप पीएनसी का पूरा मॉड्यूल कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन में और को कराना है तो वो मैं क्वेश्चन से ही कराऊंगा, ठीक है। एसओटी 4-5 लेक्चर का है। एसओटी 4-5 लेक्चर का है, मतलब इस वीक में हो जाएगा कुल मिला के। अभी अपनी 4-5 क्लासेस बची हुई है, 4 क्लास और बची हुई है, तो हो ही जाएगा। हाँ, तो मैं एक यूज और बता रहा था इस फॉर्मूले का। तो वो एक यूज ये है कि आप जैसे इससे अपन ट्राइंगल एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये भी अपन पता लगा सकते हैं। क्योंकि यदि एक्यूट एंगल हुआ तो सारे एंगल, सारे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यदि हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हुआ, तो एक कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव आने का मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, है ना। तो एक कंडीशन आप चाहे तो इसमें लिख सकते हो, एक कंडीशन चाहे तो लिख सकते हो कि इफ इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, मतलब लेस देन सी स्क्वायर, a square plus b square less than c square, then triangle will be obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle where c is the smallest side होनी चाहिए, है ना। Largest side, sorry, c is the largest side. हाँ, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सी लार्जेस्ट साइड होना चाहिए। नहीं अर्जव, आप विजिबल नहीं हो रहे हो। अर्जव, विजिबल नहीं हो आप। हाँ, अरे बढ़िया पढ़ाते हैं एमके के सर तो। ठीक है, आना है क्या तुम्हें आरुष? घर पे आना है क्या? मैं लोकेशन भेज दूंगा। जब भी आओ मेरे को बता देना, मैं लोकेशन भेज दूंगा, है ना। हाँ,
ठीक है। हाँ, जिसको भी आना है ना मेरे को बता देना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है ना। वैभव नगर में है। वैभव नगर नहीं, वैभव नगर। वैभव नगर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग घर पे आने वाले हैं फिर। चलो जी। ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। क्या था कुशाग्र आपका डाउट? एक मिनट, एक मिनट। कुशाग्र क्या था, क्या पूछते थे? एंगल सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाँ। हाँ ना, एंगल सी 90 डिग्री। करेक्ट। हाँ हाँ, वही होगा। एंगल सी 90 डिग्री, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके कविश, थैंक यू।